हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस भी भर्ती परीक्षा में इंडियन पॉलिटी सब आता है उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए संघीय कार्यपालिका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पढ़ते हैं संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के अनुसार। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। यानी कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका में सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख है और राष्ट्रपति देशों का संवैधानिक प्रधान होता है। 53 में तो संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। और 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 की बात करें तो निर्वाचक मंडल है, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन है और अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है। और अनुच्छेद 56 की बात करें तो कार्यकाल, अनुच्छेद 57 में री इलेक्शन का वर्णन है और योग्यता 58 में है और शर्तें 59 में है। शपथ का उल्लेख राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद बता रही हूँ। तो शपथ की बात करें तो 60 में शपथ और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। एक बार दोबारा सुन लो। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है और अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और अनुच्छेद 54 में है ना जो निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन है, निर्वाचक मंडल तो 54 में है और निर्वाचन जो 55 में है और कार्यकाल है जो 56 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन 55 में और कार्यकाल 56 में। और री इलेक्शन राष्ट्रपति का री इलेक्शन 57 में है। योग्यता राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता 58 में है, शर्तें 59 में है और शपथ का उल्लेख 60 में है और महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। एक बार दोबारा देखते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और भारत का नागरिक हो, तो राष्ट्रपति होने योग्य होता है अनुच्छेद 58 के अनुसार। यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता किस में है? तो अनुच्छेद 58 में है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो और संघ या फिर संघ अथवा किसी राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कि यदि कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा राज्य या किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए है ना 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए
निर्वाचित हो सकता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है अनुच्छेद 55 के अनुसार। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है अनुच्छेद 55 के अनुसार। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होते हैं। आगे देखते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। यानी मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती है जिस अनुपात में उसे वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक ही निर्वाचक क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों से प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है जहां पूरे देश को बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों का उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं न कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। नोट है, भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित रूप से अपनाया है। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं को अपनाया गया है। यानी कि हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं को अपनाया गया है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक वह उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56 में वर्णित है। यानी कि कार्यकाल किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 56 में वर्णित है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। नोट है, अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी और अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत के राष्ट्रपति यहाँ टेबल दी हुई है और प्रमुख भारत के राष्ट्रपति दिए गए हैं अभी तक जो बने हैं।
और उनका कार्यकाल दिया गया है। तो देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनका कार्यकाल है 26/1/1950 से 13/5/1962 तक। बारिश की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन सेकंड नंबर के राष्ट्रपति हैं। और सेकंड नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। इनका कार्यकाल है 13/5/1962 से 13/5/1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति है और इनका कार्यकाल है 13/5/1967 से 13/5/1969। चौथे नंबर के राष्ट्रपति है वीवी गिरी का टाइम है 24/8/1969 से 24/8/1974 तक। और पाँचवें नंबर के राष्ट्रपति है फखरुद्दीन अली अहमद। इनका टाइम है फखरुद्दीन अली अहमद। इनका टाइम है 24/8/1974 से 11/2/1977। नीलम संजीव रेड्डी का टाइम है 25/7/1977 से 25/7/1982। और अगले हैं ज्ञानी जेल, सातवें नंबर के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, जो 25/7/1982 से 25/7/1987 तक इनका टाइम है। आठवें नंबर के हैं आर वेंकट रमन का कार्यकाल है 25/7/1987 से 25/7/1992 ईस्वी। और 90वें नंबर के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल है 25/7/1992 से 25/7/1997। और 10वें नंबर के हैं के आर नारायण का कार्यकाल है 25/7/1997 से 25/7/2002। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल है 25/7/2002 से 25/7/2007। प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल है 25/7/2007 से 25/7/2012। 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल है 25/7/2012 से 25/7/2017। इनका कार्यकाल का क्रम आ जाता है, तो क्रम ध्यान रखना है कौन से नंबर पे कौन से राष्ट्रपति हैं। 14वें नंबर के हैं रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है 25/7/2017 से 25/7/2022। और 15वें नंबर की है द्रौपदी मुर्मू 25/7/2022 से अभी तक है। और स्वतंत्रता के बाद पैदा, वाली स्टार लगा हुआ है तो स्टार का अर्थ है यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति, जिनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ है। नोट है यहाँ पे वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक। एवं बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। आगे हैं राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, अनुच्छेद 56(2) में कहा गया है। यानी कि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, अनुच्छेद 56(2). महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर सेकंड नंबर पे है। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। कितने सदस्यों के? तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग को प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा तथा
तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति का पदत्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना होता है, यानी कि राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीनों के अंदर भरना होता है, तो राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीनों के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62(1)। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न हो पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता, अनुच्छेद 56(1)(ग)। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अगला है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह, अनुच्छेद 70। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो, यानी कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया, जो ये उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति को मासिक वेतन 5 लाख रुपया है, यानी कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है तो 5 लाख रुपया है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से दिया जाता है। आगे है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। तो राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्यों के अंतर्गत सबसे पहला अधिकार है नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। भारत का प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए राज्य परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों और वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि को नियुक्ति से संबंधित अधिकार है राष्ट्रपति के पास। विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार है राष्ट्रपति को। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित
रूप से संसद के अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। इसमें ए पॉइंट है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। बी पॉइंट है धन विधेयक अनुच्छेद। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है। और संचित निधि के व्यय करने वाले विधेयक हैं जो 117(3) में है। और ऐसे डी पॉइंट है ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। और ये पॉइंट है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन करने वाले विधेयक अनुच्छेद 304। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का उल्लेख इसमें है, तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। नोट है किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113(3) किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113(3) में इसका वर्णन है। अगला अधिकार है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जिसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाला 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार तो वो 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो 80(3) के अनुसार अनुच्छेद याद रखने हैं। बारिश हो रही है लेकिन कोई नहीं, बारिश को होने दो, अपन तो पढ़ते हैं। आप सभी को बारिश की आवाज़ आ रही होगी इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगला अधिकार है, अगली शक्ति है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं होती। यानी कि जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं होती है। अगली है सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। समाधान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। यानी कि लघुकरण में है ना, दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर कारावास या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलंबन में किसी दंड पर विशेष कर मृत्यु दंड रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। नोट है जब समाधान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं
दायर की जा सकती है। यानी कि जब समाधान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति के द्वारा रद्द कर दी जाती है तो दूसरी याचिका नहीं दायर नहीं की जा सकती। अगली है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। 3 प्रकार के राष्ट्रपति आपात लागू कर सकता है। ए पॉइंट है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352 में है। बी पॉइंट है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है तो 356 में। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 न्यूनतम अवधि 2 माह की है वित्तीय आपात की। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। 10वें नंबर का पॉइंट है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। वह धन विधेयक को छोड़कर वह संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। नोट है वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है तो रोकना, इसका अर्थ है। भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है? 3 प्रकार की। अत्यंतिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना कौन सा वीटो है? अत्यंतिक वीटो। और निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, ये जेबी वीटो के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर पे है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। ये विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है। ये अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः ये वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक। और सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। अगला है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है, यानी कि राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति इस वीटो को उस विधेयक को साधारण व बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। नोट है यहाँ पे राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। साधारण राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब यह संसद में उसी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अगला है जेबी वीटो।
जेबी वीटो राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। नोट है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। अगला है राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो, उस पर अपनी स्वीकृति देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। यह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक यदि धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के वह विधेयक को यदि धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प अनुच्छेद 201 के तहत होते हैं। पहला विकल्प है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो वह राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर अपना जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, तो वीवी गिरी के समय है ना दूसरे चक्र की मतगणना करनी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति के निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये था आज का टॉपिक संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति का टॉपिक। और तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये वीडियो जो लुसेंट की बुक के अनुसार इंडियन
की वीडियो सीरीज आपको कैसी लगती है, और इससे एक या एक से अधिक बार ज़रूर पढ़ें।